एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट 2026 के लिए जो हम लोगों ने बाल विकास यानी कि सीडीपी की एक न्यू सीरीज यहाँ पे शुरू की थी, इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी। और आज है हमारा डे 5, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ इंटेलिजेंस जो कि बुद्धि करके एक टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं यहाँ पे कंटिन्यू करने वाली हूँ। और आज के सेशन में हम यहाँ पे बुद्धि से संबंधित जितने सिद्धांत हैं, जितनी थियरीज हैं, जो इंपॉर्टेंट थियरी आपके पेपर में सीधा सीधा पूछ ली जाती हैं, उनको मैं एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करूंगी। क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो यहाँ पे पसंद आती है तो इससे पहले वाला सेशन तो आप जरूर देखिएगा, जिसके अंदर बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के क्या क्या आयाम है, साथ ही जो बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन का टॉपिक है, उसको किसके द्वारा दिया गया है, उसके किस तरीके से सूत्रों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजें उस वीडियो में यहाँ पे कराई हुई है। और इससे पहले के अगर आप यहाँ पे सेशन देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर यूपी टेट 2026 के लिए एक सीडीपी हो गया, साथ ही यहाँ पे साइंस हो गया, और मैथ्स की टॉपिक वाइज सीरीज मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए स्टार्ट की है, जिसका प्लेलिस्ट आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में मिल जाएगा। यानी कि इस वीडियो को देखते हुए जब आप कमेंट सेक्शन को चेक करेंगे तो पहला कमेंट जो कि पिन फॉर्म में आप लोगों को मेरा मिलेगा, जिसके अंदर आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिखेगा, जिसको आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको क्लासेस की लिंक वहां से मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर सीडीपी साइंस और मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है वहां पे आप लोगों को दिख जाएगी। आप उन वीडियोस को जरूर चेकआउट करिएगा। वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, मैंने कोशिश किया है कि कम समय में आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर सकूं, तो आप उनको देख के अपनी तैयारी करिएगा, जिससे आपकी तैयारी यहाँ पे जरूर बूस्ट होगी। इसके अलावा चलिए अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे नए हैं और यूपी टेट परीक्षा की तैयारी को लेके परेशान है कि हम कंटेंट कहाँ से प्रिपेयर करें, हमें चीजें कहाँ कहाँ से कैसे कैसे इकट्ठा करनी है, तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए खास करके वे कैंडिडेट जो कि साइंस मैथ्स बैकग्राउंड के लिए हैं, उनके लिए एक टेलीग्राम पेड ग्रुप जो है यहाँ पे बनाया हुआ है। इस ग्रुप के अंदर मैं आप लोगों के साथ पेपर 2 के सभी सब्जेक्ट जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। इस ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को टिल एग्जाम कंटेंट को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। इसके अंदर मैं ऑल सब्जेक्ट के अपने हैंड रिटन कंटेंट यहाँ पे शेयर करूंगी, जो कि टॉपिक वाइज आप लोगों की पीडीएफ्स होंगी, जिनको आप पढ़ के अपना कंटेंट को लेके परेशानी जो है वो दूर कर सकते हैं। साथ ही इस ग्रुप के अंदर हम वाईटी क्लासेस की जो पीडीएफ है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप अगर आपको उस फॉर्मेट में पढ़ना है तो आप इस तरीके से पढ़ें। और प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं इस ग्रुप में यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। तो बेसिकली इस ग्रुप को बनाने का एम यही है कि जो कैंडिडेट यहाँ पर इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं और जिनके पास प्रॉपर टाइम नहीं है कि प्रॉपर वो कंटेंट वगैरह रेडी कर सके, तो उनके लिए ये ग्रुप है। बाकी आप सेल्फ स्टडी के लिए इस ग्रुप पे यहाँ पे जुड़ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट मिलेगा। यदि आप यहाँ पे डेमो देखना चाहें तो आप डेमो यहाँ पे देख सकते हैं। और इस ग्रुप में जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पे आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे जब आप मैसेज करेंगे तो आपको 20 से 22 पेज का कंप्लीट डेमो यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप इसकी कॉस्टिंग जानना चाहते हैं तो यहाँ पर 300 रुपए जो है वन टाइम पेमेंट यहाँ पे रखी गई है। यानी कि आपको जो अमाउंट यहाँ पर पे करना है वो एक ही बार यहाँ पे पे करना है, हर महीने की कोई पेमेंट नहीं है। एक बार जब आप 300 रुपए यहाँ पे करेंगे तो आप इस ग्रुप में यहाँ पे जुड़ जाएंगे, और टिल एग्जाम आपको कंटेंट को लेके परेशानी नहीं होगी कि जैसे फॉर एग्जांपल साइंस का कोई चैप्टर पढ़ना है, आपको सीडीपी का कोई चैप्टर पढ़ना है, तो आप ग्रुप में जाएंगे, सेक्शन वाइज आप लोगों के सब्जेक्ट जो है बने हुए, यानी कि सीडीपी का अलग सेक्शन है, मैथ्स का अलग है, साइंस का अलग है। आप उस सेक्शन में क्लिक करके जो चैप्टर आपको पढ़ना होगा आप उसे वहां पे पढ़ सकते हैं। तो आपकी सेल्फ स्टडी को बूस्ट करने के लिए ये आपका ग्रुप बनाया गया है, जिसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा। इससे आप लोगों को प्रॉपर फायदा होगा, और इसका कॉस्ट भी हमने बहुत कम यहाँ पे रखा हुआ है। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे हम शुरू करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये सेशन एक तरीके से कंटिन्यूशन है, इससे पहले हम लोगों ने बुद्धि के बारे में देखा ही है। आज के इस सेशन में हम बुद्धि से संबंधित अलग अलग सिद्धांतों को देखने वाले हैं। तो एक एक करके इन सभी सिद्धांत को हम जरा डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। आप लोगों को मेरे साथ साथ यहाँ पे अच्छी तरीके से इन सभी सिद्धांतों को समझना है। सबसे पहले जब हम यहाँ पे बुद्धि के सिद्धांत
सिद्धांतों की बात करते हैं तो पहला सिद्धांत यहाँ पर आता है आपका यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी यानी कि एक तत्व सिद्धांत या फिर एक कारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसका नाम एक तत्व सिद्धांत क्यों पड़ा होगा? यूनि शब्द का मतलब क्या है? इसके अंदर आप कितने तत्वों पर काम करते हैं, इसके अंदर सिर्फ एक ही फैक्टर की बात की गई है कि हर बच्चे में एक स्पेशल टाइप की इंटेलिजेंस होती है जिसको हम यहाँ पे वन फैक्टर कॉन्सेप्ट बोलते हैं। यानी कि आपके अंदर ये माना जाता है कि अगर आप लॉजिकल तरीके से सोच सकते हैं, अगर आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, अगर आप यहाँ पे तर्क लगा सकते हैं, अगर आप यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं, तो ये माना जाता है कि यहां पर आपकी मैथ्स भी अच्छी होगी, यहां पर आपकी रीजनिंग भी अच्छी होगी, यहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी, यानी कि समझ भी अच्छी होगी। तो बेसिकली ये बोला गया है कि हर बच्चे में इंटेलिजेंस के यानी कि किसी भी चीज को समझने की, किसी भी चीज को सीखने के लिए एक कारक होता है जो कि क्या होता है, जो कि जी फैक्टर कहलाता है। जी यानी कि सामान्य तत्व, जिसे आप जनरल फैक्टर बोलते हैं। यहां पे बोला गया है कि हर तरीके की मेंटल एनर्जी जो है, मेंटल एक्टिविटी जो है, वो एक सिंगल फैक्टर पर डिपेंड करती है, जिससे आप हर तरीके के टास्क जो हैं यहां पर अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये यहाँ पे अल्फ्रेड बीनेट के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। और इन्होंने हमारी जो यहाँ पे बुद्धि लब्धि का आप सूत्र पढ़ते हैं, उसमें जो सामान्य बुद्धि यहाँ पे पढ़ते हैं, जो हम लोगों के जो हमारी मानसिक बुद्धि पढ़ते हैं, वो उसका कॉन्सेप्ट जो है किसके द्वारा दिया गया है? ये हमारा यहाँ पर बीनेट के द्वारा ही दिया गया है। जो हमारी मेंटल एज होती है, जो हमारी मानसिक बुद्धि होती है, उसको, उस टर्म को किसके द्वारा लाया गया था? ये बीनेट के द्वारा ही लाया गया था। तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे पता चला कि पहली जो थियरी है वो क्या है? वह है आपकी यूनिफैक्टर थियरी, जिसको किसके द्वारा दिया गया है? बीनेट के द्वारा। और इन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस का सिर्फ एक ही फैक्टर है, सिर्फ आपका क्या, कौन सा फैक्टर होता है? जनरल फैक्टर होता है। मैं उम्मीद करूंगी कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े तो आगे अब हमें यहाँ पे क्या देखना है? अगला यहाँ पे है, अगली थियरी यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे द्वितत्व सिद्धांत या फिर आप द्विकारक सिद्धांत बोलते हैं, जिसे हम टू फैक्टर थियरी के नाम से भी जानते हैं। अब इस थियरी को दिया किसने? हाँ, इस थियरी को दिया था स्पेयरमैन ने। कई कैंडिडेट मुझसे पूछते हैं कि यूपी टेट और सी टेट में क्या फर्क है। तो देखिए, मैं दोनों का फर्क जो है इसी वीडियो में यहाँ पे बता दूंगी। अगर आपके पेपर में यहां पर यूपी टेट का क्वेश्चन पूछा जाए कि द्विकारक सिद्धांत से संबंधित कोई क्वेश्चन आया है, तो कैसा क्वेश्चन आएगा? सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि जो टू फैक्टर थियरी है ये किसके द्वारा दिया गया है? आपका आंसर होता है स्पेयरमैन, जो कि आपको याद करना होता है। यानी कि यूपी टेट में ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं तथ्य आधारित होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। अब अगर यही क्वेश्चन सी टेट की परीक्षा में आ जाए तो सी टेट में क्या आएगा? यहां पर ये जो आपका टू फैक्टर थियरी है उसमें दो कारक कौन से हैं? एक सामान्य योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता। तो यहां पर कोई एक एग्जाम्पल देके, कोई एक उदाहरण देके पूछेंगे कि ये किस तरीके की योग्यता के अंदर आता है, तो ये डिफरेंस है आपके पेपर में। और इस अकॉर्डिंग आपको दोनों एग्जाम को अलग अलग लेवल के यहाँ पे पर्सपेक्टिव यहाँ पे तैयारी करनी है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये जो टू फैक्टर थियरी है, इसे किसके द्वारा दिया गया है? इसे चार्ल्स स्पेयरमैन द्वारा दिया गया है। क्योंकि आप यूपी टाइप के लिए ये वीडियो देख रहे हैं खास करके, तो ये नाम आप याद रखेंगे। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने हमें दो फैक्टर बताए, इसीलिए द्विकारक सिद्धांत बोलते हैं। और दो फैक्टर क्या थे? एक था जी और एक था एस। जी होता है आपकी जनरल एबिलिटी, यानी कि सामान्य योग्यता, जो कि कैसी होती है? जो कि इनेट एबिलिटी होती है। इनेट एबिलिटी यानी कि जो आपको कैसे मिली होती है? जो आपको जन्म के साथ यहां पे मिली होती है। ऐसी एबिलिटी को क्या बोलते हैं? जो आपको जन्म के साथ मिली होती है, ऐसी एबिलिटी होती है जनरल एबिलिटी। अब जन्म के साथ एबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है? अगर हम देखें तो यूजुअली जैसे जैसे आप बड़े होंगे, धीरे धीरे आप बोलना शुरू करेंगे, चलना शुरू करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, ये एबिलिटी हर बच्चे में होती है। इसके अलावा अगर मैं दूसरी एबिलिटी की बात करूं तो एस होता है आपका स्पेसिफिक एबिलिटी, यानी कि विशिष्ट योग्यता। अब आप देखेंगे जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, किसी बच्चे का मैथ्स बहुत अच्छा है,
किसी बच्चे का कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है, किसी बच्चे की पेंटिंग बहुत अच्छी है, किसी बच्चे का म्यूजिक में इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, तो ये होता है उनका विशिष्ट योग्यताएं। तो देखिए, जो आपकी विशिष्ट योग्यताएं होती हैं ये आपकी नर्चर की जा सकती हैं, इसे पोषित किया जा सकता है, इसे और बढ़िया किया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है। तो दो तरीके की योग्यता यहाँ पे हमें किसके द्वारा बताई गई, स्पेयरमैन द्वारा बताई गई। इसी वजह से इसे क्या नाम दिया गया, इसे यहाँ पे द्विकारक सिद्धांत बोला गया। तो देखिए यहाँ पे सेंटर में बना रखा है जी फैक्टर, यानी कि ऐसी कोई सामान्य योग्यता जो कि सबके पास आपको देखने को मिलेगी, और हर बच्चे में कुछ कुछ विशिष्ट योग्यताएं होंगी जो कि अलग से यहाँ पे दर्शाई गई है। और सामान्य और विशिष्ट योग्यता बनके ही हमारी बुद्धि बनती है। ये किसके द्वारा बताया गया, ये स्पेयरमैन द्वारा बताया गया। मैं उम्मीद करूंगी कि ये कॉन्सेप्ट, ये दोनों थियरी आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हुई होगी। अब अगर आपको ये क्लियर है तो देखिए, चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं, और इस क्वेश्चन को देखिए बहुत आसान लगेगा अगर आपने यहाँ तक अच्छे से देख लिया है। क्वेश्चन क्या है कि बुद्धि का यहाँ पे द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, हु प्रोपाउंड द टू फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, थॉर्नडाइक, स्पेयरमैन, या फिर आपका यहाँ पे क्या दे रखा है, वॉर्नन, या फिर स्टर्न। अब देखिए यहाँ हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि द्विकारक सिद्धांत जिसके अंदर दो फैक्टर होते हैं, एक होता है जनरल फैक्टर और एक होता है स्पेसिफिक फैक्टर, यानी कि एक आपका सामान्य ज्ञान और एक कौन सा, एक आपका विशिष्ट ज्ञान। इसका कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों को स्पेयरमैन द्वारा दिया गया था, और ये आपका PYQ का ही क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा, यूपी टाइप में आप लोगों से सीधा सीधा तथ्य पूछ लेंगे, सीधा पूछ लेंगे ये थियरी किसने दी, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा बोला गया, ये परिभाषा किसके द्वारा बोली गई है, इस तरीके की चीजें आपकी यूपी टाइप की परीक्षा में आता है। अब चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और अब हम यहाँ पे देखेंगे अगली थियरी जिसके अंदर आप लोगों को क्या पढ़ना है, ट्राइकिक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि जिसे आप यहाँ पे त्रिबुद्धि सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ट्राइकिक थियरी में ट्राई वर्ड आपको दिख रहा होगा, यानी कि त्रि शब्द दिख रहा होगा। अब ये जो त्रि शब्द है वो किसके लिए, वो तीन के लिए, इतना तो आपको क्लियर है। तो इसके अंदर हमें तीन अलग अलग चीजों की बात की गई है, जो कि है PCA, जो आपको यहाँ पे समझना है। पी क्या है, पी होता है एक तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज, जब आप किसी चीज का लेते हो, यानी कि यहाँ पे प्रायोगिक चीजों की बात की गई है जिसमें आप कोई चीज प्रयोग करके देख रहे हो। इसके अलावा सी यहाँ पे क्रिएटिव, यानी कि सृजनात्मक तरीके से आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, कुछ नया यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसके बाद कर रहे हैं। और साथ में ए जो होता है, ये होता है आपका एनालिटिक, यानी कि विश्लेषणात्मक, यानी कि कभी आप किसी चीज का विश्लेषण कर रहे हो, उसे एनालाइज कर रहे हो, उसे समझने की कोशिश कर रहे हो, उसके पीछे का जो आप लोगों की चीजें हैं उसका मूल्यांकन कर रहे हो, तो वो होता है आपका एनालिसिस। तो यहाँ पे जो ट्राइकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, जिसे आप त्रिबुद्धि सिद्धांत बोलते हो, इसके लिए आपको तीन शब्द यहाँ पे याद करने हैं। PCA आपके पेपर में क्या आ सकता है, आपके पेपर में सीधा सीधा ये पूछ सकते हैं कि ये जो ट्राइकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, इसमें इनमें से किस किस टर्म की बात की गई है या किस टर्म की बात नहीं की गई। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसमें P यानी कि प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की बात की गई है, यानी कि प्रायोगिक चीजों की बात की गई है, अगला क्रिएटिव और अगला एनालिटिकल। मैं उम्मीद करूंगी कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो ट्राइकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक एक टर्म को जरा हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होता क्या है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में किन चीजों को यहाँ पे रखा गया। तो अगर हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि किसी चीज का कॉन्टेक्सुअल तरीके से सीखना, यानी कि किस चीज के संदर्भ में उस चीज को बांटा गया है, उसकी बात यहाँ पे की गई है। यानी कि यहाँ पे हम क्या क्या चीजें अडेप्ट कर रहे हैं, अनुकूलन की बात की गई है। अगला, हमारे एनवायरनमेंट को शेप करना,
और एक नए एनवायरनमेंट को, एक नए वातावरण को क्या करना, एक नए वातावरण को यहाँ पे सिलेक्ट करना, यानी कि अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ नई चीजों को अडाप्ट करना, जिसे यहाँ पे एक तरीके से अकोमोडेशन के नाम से बोला गया है जीन पियाजे की थियरी में। तो हम किसी चीज का प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कि करके उस चीज को देख रहे हैं। अब अगला अगर हम यहाँ पे देखें तो क्रिएटिव, क्रिएटिव होता है आपका सृजनात्मक। अब देखिए सृजनात्मक में क्या है, ये एक तरीके से किस टाइप की नॉलेज है, या आपकी एक्सपेरिमेंटल, यानी कि आप यहाँ पे किसी चीज का अनुभव लोगे, यहाँ पे किसके संदर्भ में बात की गई है वो बात की गई। अब क्रिएटिव में क्या है कि यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, कुछ क्रिएट करोगे, कुछ नए नोबल सॉल्यूशन निकालोगे। इसके अलावा यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रोसेस होगी, यानी कि प्रोसेसेस आप यहाँ पे सीखोगे और वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली आपके स्टेप बाय स्टेप वो चीजें होती रहेंगी। अब अगला है कि आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पे नए आइडियाज जो हैं उनको क्या करोगे, नए आइडियाज को यहाँ पे जनरेट करोगे। अब अगला अगर हम यहाँ पे देखें तो अगले टर्म की यहाँ पे बात की गई है, लास्ट यहाँ पे है एनालिटिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल इंटेलिजेंस यानी कि विश्लेषणात्मक यहाँ पे जो योग्यता है उसकी यहाँ पे बात की गई है इस इंटेलिजेंस की। तो इसके अंदर हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से हमने कंपोनेंट लिए हैं, जिसे आप घटक के नाम से भी जानोगे, यानी कि किस किस कंपोनेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हम देख रहे हैं, साथ ही किसी भी इंफॉर्मेशन को हम किस तरीके से प्रोसेस यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे हम मूल्यांकन किस तरीके से कर सकते हैं, इसकी यहाँ पे बात की गई है। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे ट्राइकिक थ्योरी दी गई। आपको पेपर के लिए क्या याद रखना है, आपको पेपर के लिए याद रखना है ये जो ट्राइकिक थ्योरी है, जिसे आप त्रिबुद्धि सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर तीन चीज याद रखनी है, PCA। पी को जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है इसे हम कॉन्टेक्सुअल यानी कि संदर्भित बुद्धि भी बोलते हैं। क्रिएटिव को हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल, जिसमें आप प्रयोग वगैरह करते हो, और एनालिटिकल इंटेलिजेंस जिसे आप यहाँ पे विश्लेषणात्मक चिंतन भी बोलते हो। इसके अंदर हम कौन कौन से घटक देखते हैं उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे देखेंगे अगला सिद्धांत जो कि है यहाँ पे मल्टी फैक्टर थियरी। अब देखिए ये जो मल्टी फैक्टर थियरी है इसे थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है और इसके लिए आपको तीन चीजें याद करनी है। SCA क्या याद करना है, SCA। अब ये SCA क्या है एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। S मतलब ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी है, इसमें S का मतलब है यहाँ पे सोशल इंटेलिजेंस यानी कि सामाजिक बुद्धि। अब देखिए कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से नए एनवायरनमेंट में सोशलाइज हो जाते हैं, तो उनमें यहाँ पे थॉर्नडाइक द्वारा ये माना गया कि उन व्यक्तियों के अंदर यहाँ पर सोशल इंटेलिजेंस जो है ये देखा जाएगा। और सोशल इंटेलिजेंस में यहाँ पे आप दूसरों के साथ इंटरैक्ट कर पाते हो, बातचीत कर पा रहे हो, आप दूसरों की बातों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। इमोशनल इंटेलिजेंस है, यानी कि भावनात्मक बुद्धि आपके अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा लीडरशिप की क्वालिटी है, लीडरशिप की क्वालिटी भी उसी के अंदर होती है जो कि ग्रुप वर्क कर पाता है, दूसरों की बात को समझ पाता है, अपनी बात को दूसरों के सामने रख पाता है, उनके अंदर यहाँ पे सोशल इंटेलिजेंस होगा। अब देखिए अगला अगर हम यहाँ पे देखें तो अगला है यहाँ पे जो मूर्त बुद्धि होती है, यानी कि जिसे आप कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस बोलेंगे। कॉन्क्रीट यानी कि जो रियल ऑब्जेक्ट है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो एक जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगी, यानी कि किसी चीज को आप प्रैक्टिकली उस चीज को सॉल्व कर पाओगे। किसी चीज में आप यहाँ पे किस तरीके के स्किल ले रहे हो, हैंड ऑन यानी कि करके देख रहे हो उस चीज को, क्योंकि वो चीजें कैसे सॉलिड हैं, मूर्त चीजें हैं। और साथ ही आप चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ऐसी इंटेलिजेंस क्या होंगी, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस के अंदर यहाँ पे आएंगी। अगला अगर हम यहाँ पे देखें तो अगला है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त। अब देखिए अमूर्त चीजें क्या होती हैं, जो कि इमेजिनेशन से लिंक होती है। तो यहाँ पे आप वर्बल और जो नॉन वर्बल मैथमेटिकल स्किल है वो आपके अंदर आएंगी। रीजनिंग आप कर पाओगे किसी चीज के, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप में आएंगी, और साथ ही सिंबल और थॉट को आप यहाँ पे समझ पाओगे। मतलब लॉजिकल रीजनिंग, हाइपोथेटिकल रीजनिंग जो बोला गया है जीन पियाजे के द्वारा, वो यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में आएगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो ये थियरी की, इस थियरी को हम क्या बोलते हैं, इस थियरी को हम मल्टी फैक्टर थियरी के नाम से यहाँ पे जानते हैं। इसके अलावा देखिए अब हमारी जो अगली थियरी है वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर यहाँ पे लिख लीजिएगा, एक एक करके इसके बारे में देखना है। अब देखिए ये जो थियरी है
इसे यहाँ पे गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत बोलते हैं। और इन्होंने एक स्टेटमेंट हमें दिया कि इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटाइटी, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल इन नेचर। यानी कि बुद्धि क्या है? बुद्धि कोई एकल तत्व नहीं है। बुद्धि क्या होती है? बल्कि ये क्या है? ये एक बहुआयामी है। कोई एक सिंगल फैक्टर से आप नहीं बोल सकते। कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो इंटेलिजेंट है, वही इंटेलिजेंट है ये नहीं बोल सकते। वो तो इंटेलिजेंट है ही, वही इंटेलिजेंट है ये नहीं बोल सकते। इसके कई सारे आयाम होते हैं। तो हमें हर आयाम से देखना है कि बच्चे के अंदर कौन कौन सी एबिलिटी है। तो इस तरीके से इन्होंने हमें 8 अलग अलग क्षमताएं यहाँ पे बताई। तो एक एक करके हम सभी क्षमताओं को यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है वर्बल इंटेलिजेंस, जिसे आप शाब्दिक भाषाई बुद्धि बोलते हैं। अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा जो है किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, किसी भाषा में उसकी बहुत अच्छी कमांड होती है। अगर आपके अंदर वर्बल इंटेलिजेंस है, आप दूसरों के सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे से रख पा रहे हो, तो यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी। तो ये एक पहला आयाम यहाँ पे बताया गया, किसके द्वारा? गार्डनर के द्वारा। अब अगला यहाँ पे बताया गया लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी कि तार्किक गणितज्ञ बुद्धि। इसके अंदर यहाँ पे बताया गया है कि आपके अंदर यहाँ पे मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, या लॉजिकल फैक्ट वाली चीजों को सॉल्व करने में, और कैलकुलेशन, इन चीजों में आपकी जो पकड़ होगी वो काफी अच्छी होगी। तो ये आपका है सेकेंड आयाम, दूसरा आयाम। तीसरा अगर हम यहाँ पे देखें तो तीसरा हम लोगों को क्या बताया गया? तीसरा हमें बताया गया स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस, यानी कि स्थानिक बुद्धि। अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है, ऐसी इंटेलिजेंस खास करके मूर्तिकार हो गया, साथ ही आप देखेंगे आर्किटेक्चर, जो इमेजिनेशन करके एक पूरा फ्रेमवर्क हमें बना के दे देते हैं। तो यहाँ पर इमेजिनेशन करने का कमांड किस में होता है बच्चों के अंदर? इसमें एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त चीजों पे कमांड होगा, जैसे कि पेंटर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया। इनके अंदर आपको यहाँ पर स्पेक्टिकल इंटेलिजेंस यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ ही अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे बॉडीली किनेस्थेटिक। अब देखिए, जिसे आप यहाँ पे शारीरिक गतिक बुद्धि के नाम से जानते हैं, इसके अंदर क्या होता है, आपकी फिजिकल जो बॉडी होती है, आपके शरीर पर आपका जो बॉडी कंट्रोल होता है, बैलेंस, स्टेबिलिटी, ये बहुत अच्छी होती है। स्पोर्ट्स पर्सन में ये देखने को मिलेगा। साथ ही जो डांसर होते हैं, ये आपकी इस तरीके की इंटेलिजेंस को यहाँ पे रखते हैं। तो ये जो गार्डनर का सिद्धांत है, ये हमें ये बताता है कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई में अच्छा है तब हम उसे इंटेलिजेंट बोलेंगे, ऐसा नहीं है। कई सारे आयाम होते हैं जिनको आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो अगला हम लोगों को यहाँ पे क्या बताया गया? अगला जो हमें आयाम बताया गया, वे बताया गया म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी कि यहाँ पे संगीतात्मक बुद्धि की बात की गई। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस बच्चे में म्यूजिक का कमांड जो है बहुत अच्छा होगा। सिंगर हो गया, एंटरटेनर हो गया, ऐसी एबिलिटी भी हर किसी के पास नहीं होती कि हर बंदा गाना गा रहा है, हर बंदा दूसरों को एंटरटेन कर रहा है। ऐसी इंटेलिजेंस सबके पास नहीं होती। इसके लिए भी प्रॉपर सेंस ऑफ ह्यूमर की यहाँ पे जरूरत होती है। अब अगला अगर हम देखें तो इंटरपर्सनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंट्रापर्सनल, ये दोनों आप यहाँ पे साथ में ही पढ़िएगा, क्योंकि कई बारी इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। इंटरपर्सनल जो होता है, ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें आप दूसरों की भावनाओं को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ऐसी एबिलिटी जिससे आप दूसरों के फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं, दूसरों के साथ जल्दी घुल मिल पा रहे हैं, उसके अंदर यहाँ पे इंटरपर्सनल एबिलिटी होती है। जो लीडरशिप क्वालिटी रखता है, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है। क्लास मॉनिटर्स वगैरह बना देख लीजिए, या स्कूल का जो हेड बनाते हैं, वे ये सभी क्वालिटी को देख के बनाते हैं। अब अगला है इंट्रापर्सनल। अब देखिए, इंट्रापर्सनल क्या है? जब आप खुद के पोटेंशियल को, खुद की क्षमताओं को पहचानेंगे, खुद को, स्वयं को जानेंगे, जैसे कि योगा हो गया, संत जो होते हैं, वे इस तरीके की इंटेलिजेंस यहाँ पे रखते हैं। योगी हो गए, संत हो गए, ये इस तरीके की इंटेलिजेंस को रखते हैं। अब इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो देखिए, नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है नेचुरलिस्टिक, यानी कि प्राकृतवादी बुद्धि, जिसमें आप नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं, नेचर के बारे में कंसर्न होते हैं, अवेयर होते हैं। इसके अंदर जैसे जूलॉजिस्ट हो गया, बॉटनिस्ट हो गया। जूलॉजी आपको पता है कि बेसिकली जो आपकी बायोलॉजी है, इसके दो जो ब्रांचेस होते हैं, एक बॉटनी होता है, जूलॉजी होता है। जूलॉजी बेसिकली एनिमल्स की स्टडी वगैरह के लिए, और बायोलॉजिस्ट, अगर हम बॉटनिस्ट की बात करें तो वो प्लांट वगैरह की स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से ये नेचर के साथ यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। और आखिर में इनका क्रिटिसिज्म क्यों किया गया? इनका क्रिटिसिज्म इसलिए किया गया कि एक स्टेटमेंट बोला गया कि ये जो मल्टी डायमेंशनल थ्योरी है,
ये आपके वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि आप डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस को क्या नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, इसको माप नहीं सकते। इसका क्रिटिसिज्म पॉइंट ये यहाँ पे रखा गया। बाकी ये थ्योरी अभी तक की सबसे अच्छी थ्योरी यहाँ पे मानी जाती है, जिसके अंदर बहुत सारे आयामों को साथ में लेके यहाँ पे बात की गई है। किसके द्वारा? हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि के द्वारा। तो मैं उम्मीद करूंगी कि ये थ्योरी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर? हमें बोला गया है कि जो आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस की का कॉन्सेप्ट है, इसका प्रत्यय जो है किसके द्वारा दिया गया है। अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में, यानी कि पिछला कॉन्सेप्ट हमने यही पढ़ा, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा दिया गया था, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे पहला ऑप्शन। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आपके एग्जाम में, यूपी टेट में किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनर फ्रेम करते हैं। अब देखिए, अगला यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर हम कैटल की इंटेलिजेंस थियरी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए जरा हम यहाँ पे देखते हैं और इन्होंने क्या बोला। इन्होंने ये जो थ्योरी दी, इन्होंने हमें क्रिस्टलाइन और फ्लूइड इंटेलिजेंस की थ्योरी दी। और ये किसके द्वारा दिया गया है? ये आपका आरबी कैटल द्वारा दिया गया है। तो कैटल्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस से बोलते हैं। और इन्होंने हमें दो अलग अलग टर्म यहाँ पे बताया बुद्धि के लिए। इन्होंने बताया कि हमारी जो बुद्धि होती है इसमें दो टर्म यूज किए जाते हैं। एक होती है हमारी तरल बुद्धि और एक होती है ठोस, यानी कि क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस। अब ये जो तरल बुद्धि होती है ये हमें अनुवांशिक तौर पे मिलती है, यानी कि हेरिडिटी मिलती है। ये एक इनेट एबिलिटी होती है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स पजल को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये आपकी किसके अंदर आती है? ये आपकी तरल बुद्धि यानी कि क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस के अंदर आती है। साथ ही आप किसी भी सूचना का, किसी इंफॉर्मेशन का किस तरीके से प्रोसेसिंग करेंगे, किसी नए चीजों को किस तरीके से आप समझेंगे, किसी नए सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे, यानी कि प्रोसेस करेंगे, उसके बारे में बताया गया। अगला, यहां पर जो आप लोगों की तरल बुद्धि है ये आपको किसी चीज का औपचारिक, ये जो आपका अपसारी चिंतन होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग करने में मदद करेगा। यानी कि किसी एक प्रॉब्लम का आप मल्टीपल सॉल्यूशन यहाँ पे किस तरीके से देखते हैं वे आपको मदद करेगा। तो बेसिकली आप एक तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो अपने आइडिया को, साथ ही समस्या समाधान हो गया। बेसिकली ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि आपको प्रोसेसिंग करने में, सोचने में, विचारने में आपको यहाँ पे मदद करती है। और ये माना जाता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये एबिलिटी यहाँ पे कम होती है। आपने अपने घर में देखा होगा कि अगर एक बच्चे को एक खिलौना ला के दे दो तो उस खिलौने को वो 3-4 तरीके से यूज कर रहा होता है। इनफैक्ट कई बार आपके सामने ऐसे प्रश्न पूछ लेता है जिनका एग्जैक्ट आंसर आपके पास भी नहीं होता। आप भी सोचते हो कि हमने तो इस तरीके से सोचा ही नहीं था। यानी कि बच्चे के अंदर उस समय यहाँ पे तरल बुद्धि जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही होती है। अब दूसरे तरीके का जो आपका बुद्धि का प्रकार है वो क्या बताया गया? वे आपका बताया गया क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस, जिसे आप यहाँ पे ठोस बुद्धि कहेंगे। अब देखिए, ठोस बुद्धि क्या है? ऐसी बुद्धि, ऐसी चीजें जो कि आप क्या कर सकते हो, जो कि आप पुस्तकों के माध्यम से अर्जित कर सकते हो, जो कि आप सीख सकते हो। जैसे कि आपने देखा कि हर अलग अलग कंट्रीज के कैपिटल्स वगैरह आपने याद किए, तो याद किया तो आपने कोई नई चीज सीखी है, ये चीज आपने क्या किया? अर्जित किया है। साथ ही यहां पर आपको क्या मिलेगा? यहां पे आपको अभिसारी चिंतन मिलेगा, कन्वर्जन थिंकिंग मिलेगा, यानी कि अलग अलग फैक्ट को यूज करके आप मेन करेक्ट आंसर पे किस तरीके से पहुंचेंगे इसके बारे में आपको पता चलेगा। देखिए, दोनों तरीके की इंटेलिजेंस अपनी अपनी जगह हमें चाहिए होती है। साथ ही ये आपका एज के साथ क्या होती है, पर्सन की वोकैबुलरी हो गया। अगर आप कोई नया शब्द को सीख रहे हैं तो वह समय के साथ इंक्रीज ही होगा। आप देखेंगे कई सारे इंग्लिश के ऐसे टर्म होंगे जो आपको अब इजीली समझ में आते हैं। जब आप यहाँ पे 4th-5th क्लास में थे, 6th-7th क्लास में थे, तो वो चीज समझ में नहीं आती थी हमें, हम रट रहे होते थे। तो हम अभी भी सोचते हैं कि काश हमने 6th-7th क्लास में हमें ऐसी इंटेलिजेंस होती तो हम उस चीज को समझ पा रहे होते। तो यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस है ये समय के साथ बढ़ती है। जबकि आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे, ये जो आप लोगों की फ्लूइड इंटेलिजेंस है ये आपकी समय के साथ क्या होती है? कम होती है। मैं उम्मीद करूंगी कि यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब एक और थ्योरी है, इसको देखते हैं। इसके बाद हम यहां पर जो क्वेश्चन है वो देख के इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। अब देखिए, यहां पे हम लोगों को क्या बोल रखा है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अगली जो थ्योरी है वो आपके ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, जो कि यहाँ पे टंगस्टन द्वारा यहाँ पे दी गई है।
और इन्होंने हमें क्या बोला, इन्होंने हमारी एबिलिटी के लिए एक वर्ड यूज किया PMA, जो कि क्या बोला, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। तो आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, जिसे आप यहाँ पे एक तरीके से जो मानसिक क्षमताएं हैं उनका जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये किसके द्वारा दिया गया, और साथ में ये भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन कौन सी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है, तो आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जनरल इंटेलिजेंस जैसी कोई चीज नहीं होती, सामान्य बुद्धि जैसी कोई चीज नहीं होती, इसकी इन्होंने आलोचनाएं की। और इन्होंने बताया कि हमारे अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर 7 अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस होती है, जिन्होंने इस तरीके से प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का नाम दिया। सबसे पहले ये बोला किसी चीज के शाब्दिक तरीके से सीखने की जो बुद्धि होती है, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन की, साथ ही किसी संख्यात्मक बुद्धि हमारे अंदर देखी जाती है, जैसे कि न्यूमरल एबिलिटी हो गया, यानी कि किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। स्पेक्टिकल ओरिएंटेशन यानी कि स्थानिक बुद्धि होती है, जो कि इमेजिनेशन वगैरह में मदद करती है। साथ ही यहाँ पे ये परसेप्चुअल यानी कि प्रत्यक्ष तरीके से आप किस तरीके से किसी चीज के बारे में सोच पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे वर्ड फ्लुएंसी यानी कि शब्द प्रवाह, आप किसी भी लैंग्वेज को किस तरीके से यूज कर पा रहे, कौन कौन से वर्ड्स को पिक कर पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्मरण शक्ति यानी कि जो आपके मेमोरी यानी कि आपकी किसी चीज को याद रखने की जो एबिलिटी होती है, उसकी बात की गई। इसके अलावा इंडक्टिव रीजनिंग यानी कि आप कितना तर्क कर पा रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे इन्होंने बोला कि किसी भी व्यक्ति में किसी तरीके की सामान्य इंटेलिजेंस नहीं होती, जनरल इंटेलिजेंस नहीं होती। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर 7 अलग अलग यहाँ पे मुख्य यहाँ पे मानसिक क्षमताएं होती है, मेंटल एबिलिटीज होती है, हर किसी के अंदर होंगी। हाँ, हालांकि वो अलग बात है, किसी के अंदर थोड़ी ज्यादा, किसी के अंदर थोड़ी कम, पर हर बच्चा यहाँ पे मैथ्स के कॉन्सेप्ट में थोड़ा तो लॉजिक लगा पाएगा, वर्बल इंटेलिजेंस होगी, इमेजिनेशन कर पाएगा बच्चा, साथ ही प्रत्यक्ष यानी कि परसेप्शन रख पाएगा, वर्ड प्रवाह होगा यानी कि वर्ड फ्लुएंसी उसके अंदर होगी, कुछ ना कुछ तो मेमोरी होगी ही उस बच्चे में, और यहाँ पे तर्क भी वो बच्चा लगा रहा होगा। तो ये हो गई आपके 7 जो प्रमुख यहाँ पे मानसिक क्षमताएं हैं, यहाँ पे प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है, जो कि हमें ग्रोथ फैक्टर थ्योरी के अंदर यहाँ पे दी गई। मैं उम्मीद करूंगी कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, जिसके अंदर क्या बोल रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रपोज द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। अब देखिए यहाँ पे जो तरल बुद्धि का आपका कॉन्सेप्ट है, किसके द्वारा दिया गया। अभी अभी मैंने बताया कि हमें बुद्धि 2 तरीके की बताई गई, एक तरल और एक ठोस, और ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे कैटल के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका 4th ऑप्शन। मैं उम्मीद करूंगी कि ये पर्टिकुलर सेशन आप लोगों को यहाँ पे पसंद आया होगा, चीजें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा यदि आप इससे पहले के सेशन यहाँ पे देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को पिन फॉर्म में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। साथ ही ये जो ग्रुप के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इस ग्रुप में अगर आप यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप यहाँ पे मैसेज करेंगे तो आपको कंप्लीट डेमो और डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी डेमो आपको मैंने दिखाई दिया है, डिटेल और प्राइस मैंने आपको बताई दी है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।